नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है कि राजयोग फलित क्यों नहीं होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो कैंसिलेशन हो जाते हैं योग के, जैसे नीच भंग हो जाता है, विपरीत राजयोग हो जाता है, कई प्लेनेट नीच के होते हैं उनका भंग हो जाता है। पर कई कई बार उच्च के प्लेनेट आप ज्यादातर कुंडलियों में देखेंगे कि उनके बहुत अच्छे अच्छे योग उनकी कुंडलियों में है, मगर वो फलित नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे जैसे बृहस्पति चंद्रमा का जो योग है वो फलित नहीं हो पा रहा है। परिजात योग है, गजकेसरी योग चंद्रमा बृहस्पति का हो गया, और बुधादित्य योग है। ये कुंडली में सबके दिखते हैं। बहुत लोगों के आपके गजकेसरी योग भी दिख जाएगा, पर वो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिससे ये पता चल सके कि उनकी कुंडली में वो योग काम कर रहे हैं ही नहीं है। वो कोई भी काम नहीं कर रहे। बहुत कुछ कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही बुध आदित्य योग 70% कुंडलियों में आपको मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य के पास ही आसपास ही रहता है बुध, पर वो फलित नहीं है। क्या कारण है और उनको फलित कैसे कराया जाए, उसके बारे में आज एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देंगे आपकी कुंडली में बड़े बड़े राजयोग है, पर आप देखते हैं कि हाँ मेरी कुंडली में राजयोग तो है, वो फलित ही नहीं हो पा रहे। तो आज हम एक एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं बृहस्पति चंद्रमा का टॉपिक। बृहस्पति चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा का जब भी योग बनता है तो एक गजकेसरी योग बोला जाता है, पर गजकेसरी योग फलित नहीं होता है। उसके पीछे जो रीजन है, उसका रीजन ये है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गजकेसरी योग जब भी फलित हो जाता है कि उसको सिर्फ बेनिफिक्स देखे। बेनिफिक्स इन द सेंस या तो चंद्रमा देखे या शुक्र देखे, जब भी वो योग फलित होता है, वरना वो योग कभी भी फलित नहीं होगा आपकी कुंडली में। अब जैसे मेलिफिक्स हो गए, शनि मंगल राहु, अगर ये इनको गजकेसरी योग को देख लेते हैं, मान लीजिए किसी का गजकेसरी योग पहले घर में, चंद्रमा और बृहस्पति पहले घर में बैठा है और बृहस्पति उच्च का है, तो आप देखेंगे कि उसको कहीं शनि मंगल या राहु तो नहीं देख रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं तो ये गजकेसरी योग कभी फलित नहीं होगा। मैंने एक कुंडली पे रिसर्च किया था, काफी टाइम से चर्चा में आ रही थी, श्री राम भगवान की कुंडली पे चर्चा किया था, तो उनके भी गजकेसरी योग था कुंडली में। और एक तरफ चौथे घर से शनि का 10वां दृष्टि लगन पे गिर रहा था, और मंगल का 7वां दृष्टि पहले घर पे गिर रहा था, और पहले घर में बृहस्पति और चंद्रमा गजकेसरी योग बना के बैठे थे। उनके गजकेसरी योग फलित नहीं हुआ, उसको करवाया गया था। गजकेसरी योग फलित करवाने के लिए श्री राम ने मैंने कुछ अपने पहले वीडियो में भी ये चर्चा की है, पर फिर से आज मैं डिटेल में करना चाहता हूँ। श्री राम की कुंडली के अंदर एक पहले घर में गजकेसरी योग बनता है, बृहस्पति उच्च के और चंद्रमा वहीं बैठे हैं। पर जब रावण से युद्ध करने गए थे तो उनको अपना गजकेसरी योग फलित करवाना था, तो किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण थे जिनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान था, उन्होंने कहा कि आप साउथ में जाइए। क्यों साउथ में जाइए? उसका रीजन क्या था कि वो रेमेडी वहीं हो सकती है, क्योंकि 7वें घर में उनके उच्च का मंगल बैठा था और चौथे घर में उच्च का शनि बैठा था। शनि का 10वां दृष्टि पहले घर में गिर रहा था और मंगल का 7वां दृष्टि पहले घर में गिर रहा था, क्योंकि शनि का जो नेचुरली शनि जिस घर को रूल करता है वो साउथ में पड़ता है, मकर राशि। तो उनको साउथ भेजा गया गजकेसरी योग फलित करवाने के लिए, और उन्होंने जाके हनुमान जी को बोला कि मेरे लिए शिवलिंग लेके आओ, मैं यहाँ शिव जी की पूजा करूंगा। तो शिव जी की जब शिवलिंग हनुमान जी लेने गए तो उनको काफी समय लग गया था। तो श्री राम ने खुद अपने हाथों से शिवलिंग को बनाया, मिट्टी के शिवलिंग को बनाया, मिट्टी को इकट्ठा करके। इसीलिए आज भी वहां का शिवलिंग है वो मिट्टी का है। रामेश्वरम का जो शिवलिंग है वो मिट्टी का। उन्होंने खारे पानी, मतलब समुद्र के पानी से शिवलिंग पे अभिषेक किया। 22 कुंडों का जो पानी था वहां पे, वो भी उससे भी अभिषेक किया। फिर दुर्गा माँ की स्तुति की। उन्होंने कहा कि मेरा गजकेसरी योग फलित करवाओ। तो जब जाके उनका गजकेसरी योग फलित हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि गजकेसरी योग फलित करवाने के लिए इंपॉर्टेंटली ये है कि आपके उस गजकेसरी बृहस्पति और चंद्रमा को कौन सा प्लेनेट देख रहा है।
वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि कौन सा एरिया में जाके आप इसको फलित करवा सकते हैं। जब भी वो लास्ट के अंदर रावण के साथ लड़े और उन्होंने युद्ध जीता, कारण क्या है? एक्चुअली कोई भी राज्यों को फलित होने के लिए हमेशा बेनिफिट्स का होना जरूरी होता है। उनको देखने के लिए उनका दृष्टि बेनिफिट्स का उस योग पे गिरना जरूरी है। अब हम आते हैं बुध आदित्य योग के बारे में। बुध आदित्य योग का मतलब है सूर्य और बुध का साथ पे हो। आपको 70% कुंडलियों में दिख जाएगा बुध और सूर्य साथ में बैठे हैं, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता है? उनका ऐसा कोई बुद्धि से रिलेटेड उनका उन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं होता है। तो बुध आदित्य योग फलित होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो घर होते हैं उन्हीं के अंदर बुध आदित्य योग फलित होता है। तो पहला घर है पांचवा, क्योंकि सूर्य पांचवें घर को रूल करते हैं और नेचुरली सिग्निफिकेटर है पांचवें घर के। तो वहां पे अगर किसी का सूर्य और बुध साथ में हो तभी बुध आदित्य योग फलित हो जाता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त का मतलब पहले समझिए आप। अस्त सिर्फ 1 या 2 डिग्री से अस्त बुध नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 डिग्री के 2 डिग्री के ऊपर अगर बुध सूर्य से डिफरेंस में है तो पांचवें घर में सूर्य और बुध होने से बुध आदित्य योग फलित होगा दशा और महादशा में। दूसरा घर है छठा घर। सूर्य और बुध छठे घर में होने चाहिए, वहां बुध उच्च के होने चाहिए, क्योंकि छठे घर में बुध नेचुरली उच्च के माने जाते हैं। अगर वो अपनी राशि में भी नहीं है, अगर वो नीच के राशि में भी है छठे घर में, तो भी बुध आदित्य योग फलित होगा। क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट घर के हिसाब से उच्च का होता है वो जिंदगी भर उच्च के रिजल्ट देता है। तो छठे घर में सूर्य और बुध साथ में हो तो बुध आदित्य योग फलित होता है। अब आ जाते हैं पहले घर में। अगर किसी की कुंडली में सूर्य पहले घर में हो, क्योंकि सूर्य पहले घर में नेचुरली उच्च के होते हैं, और बुध वही हो, तो बुध आदित्य योग उनके जिंदगी भर फलित रहेगा। वो अपनी बुद्धि से बड़े बड़ी चीजों को आदमी आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये 6, 8 और 12 के स्वामी उसको देख तो नहीं रहे। जैसे पांचवें घर में सूर्य और बुध है, उसको 6, 8, 12 के स्वामी तो नहीं देख रहे। अगर छठे घर में सूर्य और बुध है तो उसको देख लीजिए, कोई 6, 8, 12 के स्वामी नहीं देख रहे हैं। अगर यहाँ पे बुध 6, 8 का मालिक बन जाता है तो दिक्कत नहीं है, मगर 12वें घर का मालिक उसको देख तो नहीं रहा है, ये आपको जरूर देखना होगा। वैसे ही पहले घर में अगर बुध आदित्य योग है तो उसको अगर कोई भी देख रहा हो तो भी वो फलित होगा ही होगा। तो याद रखिए, बुध आदित्य योग पांचवें, छठे और पहले घर में ही फलित होता है। बाकी घरों में बुध आदित्य योग के रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कई कंडीशन में लोग ये भी बोलते थे 7वें घर में सूर्य और बुध होने से बुध आदित्य योग फलित हो जाता है। कभी नहीं होगा, क्योंकि 7वें घर में बुध का मरण करण स्थान है, और सूर्य और बुध वहां होने से, 7वें घर में सूर्य बुध वहां होने से सूर्य बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि सूर्य का वो नेचुरली नीच का घर है। तो वहां पे सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग कभी फलित नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बुध आदित्य योग पांचवें, छठे और पहले घर के अलावा कहीं फलित नहीं होता है। अब मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में उच्च का है, मान लीजिए किसी का बृहस्पति उच्च का है पहले घर में, और वो नवांश कुंडली में जाके नीच का हो गया, तो वो उच्च के रिजल्ट कभी नहीं देगा। सेम कंडीशन हर प्लेनेट के ऊपर लागू होता है। कोई भी प्लेनेट लगन कुंडली में उच्च का है और नवांश कुंडली में नीच का हो गया है तो उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलना है आपको, क्योंकि वो नीच के तरफ जा चुका है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बताता है कि कोई भी प्लेनेट अगर उच्च का है, मान लीजिए बृहस्पति चौथे घर में किसी का उच्च का और नवांश कुंडली में 8वें घर में चला गया है, तो वो भी उच्च के रिजल्ट कभी नहीं देगा। उसको ठीक करने के लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज देंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, क्योंकि नीच का प्लेनेट बहुत वीक हो जाता है, उसके अच्छे रिजल्ट आने के बाद बुरे रिजल्ट आने लग जाते हैं। ये कारण है कि रिजल्ट नहीं मिलना। हमेशा ध्यान रखिएगा, उच्च के प्लेनेट नवांश कुंडली में 6, 8, 12 घर में ना जाने चाहिए। लगन कुंडली में उच्च का है, घर के हिसाब से भी उच्च का है, पर नवांश कुंडली में
वो चला गया है 6, 8, 12 ग्रह में, तो वो तो खत्म है। दूसरा, कोई भी लगन कुंडली में उच्च का प्लेनेट है, नवांश कुंडली में जाके नीच का हो गया है, तो उसके उच्च के रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं कि सिर्फ लगन कुंडली को मत देखिए, आपको हमेशा कम से कम नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि नवांश कुंडली आपका फ्रूट है। आपकी लाइफ में आपने जो भी किया उसका रिजल्ट कौन देगा? नवांश कुंडली। तो नवांश कुंडली भाग्य के लिए भी देखा जाता है। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि पहले आप ये मत देखिए कि आप तो बोल देंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देंगे आपका तो बृहस्पति या आपका शनि या आपका मंगल उच्च का होके बैठे, आपको उस टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आप उस समय का इंतजार करते रहते हो, और पता चलता है कि उस समय वो जो उनकी दशा या महादशा आती है तो उच्च की जगह नीच के रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, और कई लोगों का इस कारण से एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास भी उठ गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए, नवांश कुंडली को हमेशा मेजर करना है। अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कई बार हम देखते हैं कि लगन कुंडली में सूर्य उच्च का है। किस घर में है? 7वें घर में सूर्य उच्च का है। तो आप ये सोचेंगे कि वाह, मेरा तो बहुत अच्छा उच्च का सूर्य है, और कोई बढ़िया जो नया नया सीखा हुआ होगा वो ये भी बोल देगा। पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि सूर्य अगर 7वें घर में उच्च का होता है तो उच्च के रिजल्ट कभी नहीं मिलने हैं, क्योंकि 7वें घर के अंदर घर के हिसाब से सूर्य नीच का है, और जब भी कोई प्लेनेट घर के हिसाब से उच्च का या नीच का होता है उसका रिजल्ट जिंदगी भर आपको मिलता है। सूर्य सिग्निफिकेशन क्या चीज का है? सूर्य है अथॉरिटी, पावर, आपका फेम, आपकी कितनी रिस्पेक्ट रहेगी, आपको क्या पोजीशन मिलेगी, ये सूर्य है। आप देख लीजिए 7वें घर में जिसके भी सूर्य उच्च का है उसको उस फेम या रिस्पेक्ट या पोजीशन नहीं मिल पाती है। वैसे ही मंगल 4थे घर में उच्च का होने के बावजूद भी नीच के रिजल्ट मिलते हैं। आदमी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, बहुत मेहनत से काम करता है, पर इमोशनली ट्रबल्स रहते हैं, गुस्सा हमेशा हमेशा उनकी लाइफ में गुस्सा बना रहेगा। वैसे ही आप हमेशा एक ध्यान रखिएगा, शनि पहले घर में अगर तुला राशि में हो तो उच्च के रिजल्ट नहीं मिलेंगे शनि के आपको। क्योंकि रीजन क्या है कि शनि अपना घर के हिसाब से नीच का है, और उसका जिंदगी भर आपको नीचता के रिजल्ट मिलेंगे। वैसे ही शुक्र 6ठे घर में उच्च का होने के बावजूद भी उसकी फैमिली लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी, और हमेशा वो कोई ना कोई चीजों को लेके संघर्ष करता हुआ मिलेगा। लेडीज से काफी दिक्कतें उस इंसान को हो सकती है। अगर लेडीज है तो उनके मैरिज लाइफ में काफी दिक्कतें हो सकती है 6ठे घर के उच्च के शुक्र की, क्योंकि 6ठा घर शुक्र के लिए नीच का माना जाता है। और जिंदगी भर, मैंने फिर से कह रहा हूं, जिंदगी भर जो भी प्लेनेट उच्च के या नीच के घर के हिसाब से होते हैं उनके रिजल्ट हमेशा मिलते हैं। वैसे ही बृहस्पति 10वें घर में हो, इन लोगों का देखा गया है कि 40 साल की उम्र तक बृहस्पति नीच के रिजल्ट देता है। करियर में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स देता है। उच्च का होने के बावजूद भी बहुत अच्छी पोजीशन इनको मिल नहीं पाती है, कि 10वां घर आपका करियर का है, और बृहस्पति 10वें घर में नीच के माने जाते हैं, क्योंकि 10वां घर ऐसा घर है जहां लड़ाई के वाले प्लेनेट चाहिए। मंगल, राहु, शनि, सूर्य, वो आगे लड़ लेते हैं। ये होता है रिजल्ट। अब ये बुध 12वें घर में हो, और कई लोग देखते हैं उच्च के हैं, उच्च के रिजल्ट नहीं मिलने हैं बुध के। रीजन, बुध 12वें घर में नेचुरली नीच के माने जाते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखता है किसी को प्रिडिक्शन देने के लिए, और उन प्लैनेट्स की रेमेडीज करके उनको ठीक करना चाहिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की मदद से। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी नहीं है जितना आदमी लगन कुंडली देके प्रिडिक्शन दे देता है। एस्ट्रोलॉजी को सीखने में और प्रैक्टिस करने में बहुत इंसान को दिमाग और टाइम लगता है। तो आप ये कभी मत सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को यही खासियत होती है कि वो आपके डिविजनल चार्ट देख के आपको प्रिडिक्शन और आपको रेमेडी दी जाती है। हर इंसान के लिए एक रेमेडी नहीं होती है। मान लीजिए कोई प्लेनेट अगर मंगल किसी का खराब है तो उसको मूंगा पहना दिया जाता है, पर आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में मूंगा पहनाना चाहिए और किस कंडीशन में मंगल के उपाय करने चाहिए जिससे मंगल आपको अच्छा रिजल्ट दे। ये होते उच्च के और नीच के रिजल्ट। अब मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कई प्लैनेट्स ऐसे भी देखे गए हैं कि आपकी लगन कुंडली में या नवांश कुंडली में अच्छे मनाए गए हैं। वो किस कंडीशन में अच्छे होते हैं? जैसे मान लीजिए शनि किसी का उच्च का है और नवांश कुंडली में जाके
वो या तो अपनी खुद की राशि में या मित्र की राशि में या मूल त्रिकोण राशि में, मित्र हो गया शुक्र बुध, या फिर मूल त्रिकोण राशि हो गई इनकी कुंभ, या स्वय राशि हो गई मकर, इनके अंदर जाके अगर बैठे हैं तो ही शनि के उच्च के रिजल्ट आपको मिलेंगे। वैसे ही बृहस्पति के रिजल्ट आपको जब मिलेंगे कि बृहस्पति या तो लगन कुंडली में उच्च का है, नवाज कुंडली में जाके दुश्मन राशि में बैठ गया है, तो उसके उच्च के रिजल्ट आपको नहीं मिलने। या तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, या फ्रेंड की राशि में हो, या चंद्रमा के साथ में हो, जब भी उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अन्यथा उच्च के रिजल्ट आपको नहीं मिलने, तो उसके लिए रेमेडीज करनी पड़ती है। मैं आज रेमेडियल पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है और हर इंसान की कुंडली को देख के ही रेमेडी दी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप मेथड है, इसको आपको हमेशा कंसीडर करना जरूरी होता है। अब अगला एक टॉपिक है कि कई लोगों की कुंडली में, नवाज कुंडली में भी राजयोग है और लगन कुंडली में भी राजयोग दिखा रहे हैं, लगन कुंडली में भी अच्छा प्लेनेट है, नवाज कुंडली में भी अच्छा प्लेनेट है, उनके रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाते? देखिए, कुंडली में 3 प्लेनेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। लगन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि लगन का मालिक किस पोजीशन पे बैठा है। दूसरा सूर्य, सूर्य किसी मेलिफिक्स के साथ में नहीं है, या सूर्य नीच का तो नहीं है, या सूर्य खराब ग्रहों में तो नहीं है। तीसरा होता है चंद्रमा, चंद्रमा फ्लेक्शन में तो नहीं है, या चंद्रमा की स्थिति खराब तो नहीं है। 3 अगर आपके राजयोग नहीं भी बन रहे हैं कुंडली में, मगर ये 3 प्लेनेट अच्छी पोजीशन पे है, लगन का मालिक सूर्य और चंद्रमा, तो हमेशा याद रखिए इससे बड़ा राजयोग कुछ नहीं होता है, इससे बड़ा राजयोग कुछ नहीं होता। इंसान अपनी करेज से, अपने पावर से, अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से बहुत आगे निकल जाता है। ये होता है लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना, सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना और चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना। कहीं देख लीजिएगा, अगर सूर्य पाप का त्रियोग पे तो नहीं आ रहा है, चंद्रमा पाप का त्रियोग पे तो नहीं आ रहा है, या लगन पाप का त्रियोग पे नहीं आ रहा है, या लगन का स्वामी पाप का त्रियोग में तो नहीं आ रहा है, ये हमेशा देखिएगा अगर ये 3 प्लैनेट जिसके स्ट्रॉन्ग है, तो उसको इंसान को सिखाना नहीं पड़ता है कि आप किस लेवल तक जाके आप काम करोगे। ये होता है सूर्य, चंद्रमा और लगन का स्ट्रॉन्ग होना। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं हर कोई भी योग बनने में। पंच पुरुष महायोग में भी ये कंडीशन अप्लाई होती है, नहीं तो किसी का शनि चौथे घर में होने से भी उनको बहुत बड़े रिजल्ट नहीं देखे गए। पंच पुरुष महायोग में से एक योग है कि शनि चौथे घर में हो तो बहुत बड़ा योग बनता है, तो वो भी देखा जाता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट उनके देखे नहीं गए। ये चीजें कंसीडर करनी बहुत जरूरी है। मैंने ये टॉपिक इसलिए आज लेना समझा जरूरी कि बहुत लोगों की कुंडलियों में दिखता है और एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन भी दे देते हैं, मेरे पास जब कंसल्टेंसी के लिए आता है तो मुझे उनके प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। अच्छे उच्च के प्लेनेट होने के बावजूद भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया था 10th हाउस का सूर्य उच्च का है कुंडली में, और पता चला कि उनके सूर्य की महादशा बहुत खराब गई। इसका रीजन क्या था? क्योंकि सूर्य नवाज कुंडली में 8वें घर में कर्क राशि में चला गया, तो सूर्य के उच्च के रिजल्ट उनको मिले ही नहीं। वहां कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर थोड़ा सा रीडिंग अच्छा करके उनको प्रिडिक्शन दे देता तो उनका सूर्य का महादशा बहुत अच्छा जाता। तो ये कंडीशन होनी जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे योग है, परिजात योग है, कर्माधिपति धर्माधिपति योग है, 10th हाउस और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन या लगन से 10th हाउस का कॉम्बिनेशन होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कर्म क्षेत्र में। तो इनके ऊपर भी देखा गया है कि बहुत सारे योगों को फलित करवाना पड़ता है। एक मैं आपको एक बहुत अच्छा योग बताता हूँ। किसी की कुंडली में 2nd हाउस में चंद्रमा और शुक्र हो, ये बहुत बड़ा राजयोग है, मगर ये फलित कब होता है और कैसे कराया जाता है, उसका कंडीशन ये है कि पहली बात, ये फलित होता है 22 साल की उम्र में, मगर उसकी कंडीशन ये है ऐसे इंसान को शिव जी की पूजा करनी आनी जरूरी होती है। सिंपल सा शास्त्रों में किताबों में लिखा हुआ है कि राजयोग फलित करवाने के लिए शुक्र और चंद्रमा का शिव जी की आराधना जरूरी होती है, उसको आना चाहिए। 22 साल की उम्र में ये योग 100% फलित हो जाएगा, नहीं तो अगर ये नहीं जानता है तो नहीं होगा। वैसे ही बहुत सारे ऐसे योग हैं कुंडली में जो फलित नहीं होते, दिखते हैं बहुत अच्छे हैं, पर उनको
काम में नहीं देखा जा रहा है। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो ज़रूर जवाब दूंगा।